नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश एजुकेशन हब पर आपका हार्दिक स्वागत। मेरे साथ में है आज आप 7 जनवरी 2024 से रिलेटेड इस करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण इस क्लास के अंदर इसमें जानेंगे ऐसे कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और करेंगे उनका डिटेल में डिस्कस। तो सेशन की शुरुआत करते हैं आज के इंपोर्टेंट सेशन के करंट अफेयर्स के पहले प्रश्न के साथ में। तो चलिए जानते पहला कौन सा प्रश्न है और क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाल ही में PUBT एथलीट ऑफ द ईयर, PUBT एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड हाल ही में किस खिलाड़ी को दिया गया है। इसका आंसर होने वाला है, वो होने वाला है विराट कोहली को। विराट कोहली तथा साथ में इनके जो प्रतिद्वंदी थे जिनका नाम है लियोन मेसी, दोनों के मध्य इस प्रकार का एक वोटिंग के जरिए इस अवार्ड को चुना जाना था। यह किस खिलाड़ी को अवार्ड दिया जाएगा जिसके जरिए यह अवार्ड अभी मिला है, किसके मतदान की वजह से। दोनों खिलाड़ियों की कह सकते हैं कि लोकप्रियता और साल भर का जो प्रदर्शन था उसके हिसाब से इस अवार्ड को नवाजा गया है। तो जो अवार्ड गोज टू विराट कोहली। अब विराट कोहली के बारे में जान लेते हैं कुछ अन्य चीजें कि 765 रन बनाए इन्होंने वर्ल्ड कप में। इसके अलावा 50 वनडे के अंदर शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने, ये भी विराट कोहली बने। इन्होंने किस खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़ा, हमारे ही यह कह सकते हैं भारतीय हमवतन विराट कोहली, जिन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ करके और ये अपने नाम किया। तो अभी प्लेयर ऑफ द जो सीरीज है उसका अवार्ड भी जो अभी वर्तमान में यह कह सकते हैं कि जो वर्ल्ड कप भारत के अंदर जो आयोजित किया गया था और जिसमें भारत उप विजेता रहा था, उसके अंदर प्लेयर ऑफ द सीरीज का जो अवार्ड था जिसके अंदर 765 रन विराट कोहली ने बनाए, तो उनको भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब बात करते हैं कि लियोन मेसी के एथलीट ऑफ द ईयर। लियोन मेसी एथलीट ऑफ द ईयर के अवार्ड से इनको नवाजा गया है। इसके अलावा एक और बहुप्रतिष्ठित कह सकते हैं बैलोन डी अवार्ड, ये भी लियोन मेसी को 2023 के अंदर, दोनों अवार्ड कब दिए गए हैं, 2023 के अंदर दिए हैं। बैलोन डी जो अवार्ड है वो इनको कह सकते हैं कि रिकॉर्ड 8 बार, जो अभी तक किसी भी खिलाड़ी को नहीं मिला। तो 8वीं बार बैलोन डी अवार्ड से भी लियोन मेसी को अभी वर्तमान में नवाजा गया है। अब बात करते हैं एक ऐसी महिला खिलाड़ी की जिनको BBC स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया। नाम क्या है इनका, मेरी इयरप्स। जिनको BBC स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के अवार्ड से इनको नवाजा गया। अब बात करते हैं संडे टाइम्स ऑफ द ईयर के अवार्ड से भी मेरी इयरप्स को नवाजा गया। तो आप देख रहे हैं इस साल कह सकते हैं, अभी तो वर्तमान में 2024 चल रहा है, लेकिन 2023 के अंदर जिन जिन खिलाड़ियों को संडे टाइम्स ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया, किसको, मेरी इयरप्स को। BBC स्पोर्ट्समैन ऑफ द अवार्ड से किसको नवाजा गया था, मेरी इयरप्स को। और लियोन मेसी को एथलीट ऑफ द ईयर के अवार्ड से भी इनको नवाजा गया, जबकि इसका बैलोन डी ईयर 2023 के अवार्ड से भी इनको नवाजा गया। बैलोन डी पुरस्कार पाने वाले लियोन मेसी 8वीं बार, कह सकते रिकॉर्ड 8वीं बार इन्होंने इस पुरस्कार को अपने नाम किया। जबकि बहरहाल आपसे प्रश्न जो पूछा जा रहा है जिसके अंदर PUBT एथलीट ऑफ द ईयर के अवार्ड से 2023 के अंदर किस स्पोर्ट्समैन को नवाजा गया, और इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, विराट कोहली। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। विराट कोहली 78% प्राप्त वोटों के आधार पर विराट कोहली को इसमें चुना गया। अब बात करते हैं कि इनके सामने कौन थे, तो मैं आपको ऑलरेडी पहले से बता चुका हूं, लियोन मेसी जिनको मात्र 12% ही वोट मिले और ये इस खिताब को पाने से चूक गए, और ये खिताब किसको मिला, विराट कोहली को मिला। अब बात करते हैं वैक्स स्टैचू। ये वैक्स स्टैचू क्या है, वैक्स स्टैचू जयपुर के अंदर एक आदमकद प्रतिमा जो महान हस्तियों की लगाई जाती है, जिस प्रकार
अभी वर्तमान में विराट कोहली को उस जगह पे क्या मिला, स्थान मिला है। वर्ल्ड कप 2023 के अंदर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों में से शीर्ष पर अगर कोई खिलाड़ी थे जिनका नाम कौन था, विराट कोहली था, जिन्होंने 765 रन बनाए। प्लेयर ऑफ द सीरीज भी वो बने। हालांकि कह सकते हैं कि भारत के लिए जो इसका बात कर सकते हैं कि उपविजेता बनकर ही संतोष करना पड़ा, भारत इस वर्ल्ड कप को जीत नहीं पाया। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड थे जो भारतीय खिलाड़ियों ने अपने नाम करे। वनडे में 50 शतक रिकॉर्ड लगाने वाली उपलब्धि जिन्होंने सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया। सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को उन्होंने क्या किया, तोड़ करके और इसको अपने नाम किया। अब बात करते हैं टाइम एथलीट ऑफ द ईयर के अवार्ड से लियोन मेसी को नवाजा गया है, जबकि प्रतिष्ठित बैलोन डी अवार्ड से 8 बार इस पुरस्कार को अपने नाम कर चुके हैं। बीबीसी स्पोर्ट्समैन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के हिसाब से मेरी रफ्स को चुना गया, जबकि संडे टाइम्स स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के अवार्ड से भी मेरी रफ्स को ही चुना गया है। तो आपने इस प्रश्न के माध्यम से जाना कि ऐसे कौन कौन से खिलाड़ी हैं, चाहे जिनका फुटबॉल से हो, गोलकीपर की बात कर सकते हैं और क्रिकेट से खिलाड़ी के नाम से भी जान सकते हैं, जिनको 2023 के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रतिष्ठित पुरस्कार थे जिनसे उनको नवाजा गया हो। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। भारतीय खिलौना उद्योग के निर्यात में वर्ष 2023 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? और इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, 243%। पहले जिस प्रकार भारतीय खिलौना उद्योग जो चीन तथा वियतनाम दो देशों पे क्या रहता था, निर्भर रहता था, लेकिन भारतीय सरकार की आमूलचूल परिवर्तन नीतियों की वजह से भारतीय खिलौना जो उद्योग है उसमें 52% आयात के अंदर क्या आई है, कमी आई है। आयात में कमी कितने प्रतिशत आई है, 52%। 52% जिस प्रकार से खिलौनों के आयात में कमी आई, जो हम सबसे ज्यादा चीन और वियतनाम से करा करते थे, अभी वो भारत के अंदर उत्पादित होने लगे, जिसकी वजह से हमारा एक तो रेवेन्यू बाहर जाने से बच गया और साथ में 239% निर्यात के अंदर भी हमने क्या कर दिया, इसके अंदर वृद्धि दर्ज अभी वर्तमान में हमने करी है। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। 52% आयात में गिरावट आई है, 239% की वृद्धि हुई निर्यात के अंदर। आयातित वस्तुओं पर निर्भरता 33% से घट करके 12% ही रह गई है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि चीन के द्वारा जितना भी प्रकार का जो खिलौनों के माध्यम से जो निर्यात किया जाता था उसके अंदर बहुत भारी भरकम क्या आई है, कमी आई है। और भारत ने अपने ही यहां पे घरेलू उद्योग धंधों के माध्यम से खिलौना जो बाजार था उस पर क्या कर लिया, अपना पूरा अधिकार सा जमा लिया है। अब बात करते हैं भारत को विश्व में वर्तमान खिलौना जो केंद्र थे, जिसके अंदर चीन और वियतनाम के विकल्प के रूप में जो स्थापित थे, उनको उन्होंने पीछे छोड़ करके और भारत के अंदर ही वर्तमान में खिलौने बनने लग गए। अब जिस प्रकार से एमएसएमई मंत्रालय के और पारंपरिक उद्योग के पुनर्जीवित करने के लिए 15 प्रकार, ये जो 19 और 15 ये 2 प्रकार के ऐसे खिलौना जो छोटे कुटीर उद्योग थे उनको उत्पादन केंद्र में मदद करने के लिए केंद्र सरकार ने एमएसएमई सेक्टर के माध्यम से बहुत बड़ी वित्तीय सहायता प्रदान उनको करी है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत को वैश्विक खिलौना विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने की इच्छा भी इन्होंने मन की बात अगस्त 2023 को मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने यह जिक्र किया था कि खिलौना जो मार्केट है उसके अंदर हम लोग जो आयात करते हैं उस आयात को हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसको हमें निर्यात के अंदर कन्वर्ट करना है। तो चलिए आपने इस प्रश्न के माध्यम से जाना कि 239% की क्या ही है, निर्यात के अंदर बढ़ोतरी हुई है, जबकि 52% आयात कम हुआ है और 19 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे खिलौना विनिर्माण की वजह से हम लोग क्या हो गए, आगे बढ़ गए। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन के समग्र मूल्यांकन हेतु गुणोत्सव 2024 शुरू कराया? जिस प्रकार छात्रों के अंदर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और साथ में सरकारी स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति, क्योंकि लड़कियां स्कूल ड्रॉप सबसे ज्यादा करती हैं, स्कूल बीच में ही छोड़ देती हैं, उनकी वजह से समग्र मूल्यांकन हेतु गुणोत्सव 2024 की भी शुरुआत करी गई और जिसके अंदर लगभग 40 लाख बच्चों को इसके अंदर क्या किया गया है,
शामिल किया गया है। तो आपने इस प्रश्न के माध्यम से जाना कि 40 लाख बच्चों को इसके अंदर शामिल किया गया। गुणोत्सव 2024 का प्रोग्राम चलाया गया था, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत आता है, जिसके अंदर छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से हाल ही में असम सरकार ने इस प्रकार की मुहिम चलाई है। अब बात करते हैं ऑपरेशन दक्ष। बिहार ऑपरेशन दक्ष, इसमें क्या है? ऑपरेशन दक्ष में भी वही है कि स्कूली बच्चों को ड्रॉप आउट रोकने के लिए और साथ में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए, और जितने भी प्रकार के जो स्कूल के अंदर स्कूल के माध्यम से छात्रों के अंदर राष्ट्र निर्माण, इसके अलावा सहभागिता और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु बिहार के अंदर ऑपरेशन दक्ष चलाया गया। तो ये भी आपने इस प्रश्न के माध्यम से जाना कि राज्य सरकार के द्वारा छात्रों के प्रदर्शन के समग्र मूल्यांकन हेतु तो गुणोत्सव 2024 तो चलाया जा रहा है, जो असम सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, जबकि ऑपरेशन दक्ष जो है वो बिहार के द्वारा चलाया गया है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। इसका जो ये 5वां संस्करण था और 3 जनवरी से लेकर के 8 फरवरी 2024 के मध्य यहाँ पे कहां पे करा जाएगा? ये गुवाहाटी के अंदर किया जाएगा। बात करते हैं कि शुरुआत इसकी कब होती है? 2017 के अंदर इसकी शुरुआत हो जाती है। चूंकि 2024 अभी आ रहा है तो इसका ये 5वां संस्करण है। कितने विद्यार्थियों को इसके अंदर शामिल किया जाएगा? तो इसमें विद्यार्थियों की शामिल होने की जो संख्या होने वाली है वो कितना है? 40 लाख छात्रों का मूल्यांकन किया जाएगा। सरकारी स्कूलों के अंदर शिक्षा की गुणवत्ता, सीखने के परिणामों को बढ़ाने के लिए इस प्रकार का एक राज्यव्यापी मूल्यांकन एक जो है उनका एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे बनाया गया। बात करते हैं कि मूल्यांकन के अंदर कितने जिलों को शामिल किया गया है, तो अभी असम के वर्तमान में जो 35 जिले वहां पे इस प्रकार की मुहिम को चालू किया गया है, जिसके अंदर 43,498 सरकारी स्कूलों का नेटवर्क शामिल करा जाएगा। और मैं आपको ऑलरेडी पहले से बता ही चुका हूं कि ऑपरेशन जो दक्ष है जो बिहार के अंदर चलाया जा रहा है, उद्देश्य सेम ही है, जिसके अंदर सरकारी स्कूलों के अंदर विद्यार्थियों के अंदर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समायोजन, सहभागिता और खेलों के अंदर उत्कृष्ट प्रदर्शन को लेकर के इस प्रकार की मुहिम बिहार के सरकार के द्वारा भी चलाई गई है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न संख्या 4। फरवरी में आबू धाबी में पहले भव्य हिंदू मंदिर का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? अब बात करते हैं कि आबू धाबी जो है अरब कंट्री, और उस अरब कंट्री के अंदर, अरब ये देश, वहां पे हिंदू भी काफी बहुतायत मात्रा में रहते हैं, हिंदू समुदाय रहता है, और उन्हीं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए 2018 के अंदर हमारे जो प्रधानमंत्री जी थे उनके द्वारा इस मंदिर की आधारशिला रखी गई। और अभी फरवरी के अंदर इस मंदिर का यहाँ पे क्या होने वाला, उद्घाटन किया जाने वाला है 2024 के अंदर। इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी इसका क्या करेंगे, उद्घाटन करने वाले। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? नरेंद्र मोदी। अब बात करते हैं कि आबू धाबी वर्तमान में भारत के संदर्भ के अंदर क्यों चर्चाओं में बना रहा। तो अभी देखते हैं, अभी ऑपरेशन डेजर्ट साइक्लोन 2024 दोनों देशों के मध्य आयोजित किया जाने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास जो वर्तमान में भारत में राजस्थान के जैसलमेर जिले के अंदर वर्तमान में ये चल रहा है। तो आबू धाबी वर्तमान में भारत के संदर्भ में इस प्रकार भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बात कर देते हैं कि आबू धाबी जो भारत के साथ कच्चे तेल का जो आयात भारत करता है, और कच्चे तेल के बदले जो रुपया देते हैं, हम जो यहाँ पे पैसे देते हैं, वो भारतीय करेंसी के अंदर ही दिया जाने का निर्णय हमने किसके साथ में किया? आबू धाबी यूएई के साथ में इस प्रकार का निर्णय भी भारत सरकार ने करा है। और बात करते हैं कि वर्तमान में जो यूएई है उसने 2023 के अंदर COP28, हम सब लोगों को पता, COP28 का आयोजन भी कहां पे किया गया? ये भी यूएई के अंदर ही किया गया था। और मैं आपको ऑलरेडी पहले से बता चुका, ऑपरेशन डेजर्ट साइक्लोन 2024 जिसका आयोजन भी अभी वर्तमान में भारत में राजस्थान राज्य के जैसलमेर के अंदर दोनों जो सेनाएं हैं वापस में क्या कर रही हैं? संयुक्त सैन्य अभ्यास भी अभी कर रही हैं। बात करते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है कंबोडिया अंगकोर वाट मंदिर,
विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अगर जाना जाता है तो कहां पे जाना जाता है, कंबोडिया के अंदर है, और ये विश्व का 8वां इसको अजूबा भी कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा करना है अभी आयोजन, इसका क्या करने वाला है, अभी उद्घाटन किया जाने वाला है, और आधारशिला इसकी 2018 में रखी गई थी और उद्घाटन इसका 13 फरवरी 2024 को किया जाना प्रस्तावित है। यूएई का पहला हिंदू मंदिर है, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अंगकोर वाट मंदिर जो कंबोडिया में है। COP 28 का आयोजन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया जो कहां पे यूएई के अंदर हो चुका है। हाल ही में भारत द्वारा यूएई को कच्चे तेल की खरीद के लिए पहली बार रुपए के अंदर भुगतान किया जाएगा, जबकि इंडिया और यूएई के मध्य अभी ऑपरेशन डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन भी वर्तमान में राजस्थान के जैसलमेर जिले के अंदर दोनों सेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास वर्तमान में भी चल रहा है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। हाल ही में NHAI द्वारा हरित आवरण सूचकांक विकसित करने और रिपोर्ट करने के लिए इसरो की इकाई NRSC, ये क्या है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ये इसरो का एक 7 अंगों में से एक महत्वपूर्ण अंग है। और ये क्या कार्य करता है इसके बारे में आपको बताता हूं कि NHAI के द्वारा जितने भी प्रकार की साल भर के अंदर जो सड़कें बनाई जाती है उसके आसपास ग्रीनरी को और ज्यादा बेहतर करने के लिए और वहां पे ग्रीनरी को बढ़ाने के लिए इस प्रकार का एक संयुक्त जो है MOU किया गया है 3 साल के लिए। 3 साल के लिए इसरो का एक जो क्या कर सकते हैं जो भाग है, और ये कौन सा भाग है, NRSC, जिसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, इसरो का ये एक भाग है जिसके द्वारा 3 साल के लिए इस प्रकार का एक समझौता किया गया, जिसके अंदर NHAI के द्वारा जितने भी प्रकार की जो रोड्स बनाई जाती हैं, जो हाईवेज निकाले जाते हैं, उसके दोनों तरफ ग्रीन जो एक तो ग्रीनरी है, हरित वातावरण है, और साथ में पेड़ पौधों को यहां पे लगाया जाता है, उसके लिए 3 साल का इस प्रकार का एक समझौता किया गया है। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। 3 साल की अवधि के लिए NHAI द्वारा भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के हरित आवरण सूचकांक में विकास और रिपोर्ट के लिए NRSC के साथ में क्या किया, समझौता किया है। मोर्थ द्वारा सितंबर 2015 में हरित राजमार्ग नीति की शुरुआत कर दी गई थी, और उसके बाद में दिनों दिन समझौते के बाद में मूल स्थान पर डेटा संग्रह को बढ़ाने और वृक्षारोपण प्रबंधन की जो निगरानी है वो NRC के द्वारा किया जाएगी। पहले क्या होता था कि मैनुअल हुआ करता था और कर्मचारी किया करते थे, लेकिन इस बार रिमोट सेंसिंग के माध्यम से किस किस एरिया के अंदर ग्रीनरी को कितना ज्यादा बढ़ाया गया है और किस पे ज्यादा काम करने की आवश्यकता है, उसके लिए इस प्रकार का एक समझौता किया गया। अब बात करते हैं कि NRSC है क्या, इसरो का एक प्रमुख केंद्रों में से एक है, मुख्यालय इसका कहां पे है, इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। चलिए जानते हैं अब आज के सेशंस के अंदर हम बात करते हैं इंडियन पॉलिटी से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की, और आज हमारा जो टेन्योवर है वो ये कौन सा है, नीति निर्देशक तत्वों से जुड़े हुए कुछ प्रश्न है जो हम लोगों ने इसको तैयार करा है और आपके समक्ष इनको क्या कर रहे हैं, अभी प्रस्तुत कर रहे हैं। देखते हैं पॉलिटी से जुड़े हुए कुछ ऐसे प्रश्न जो वर्तमान में देखा जा रहा है कि राज्य में नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, और इसमें मैं आपको कुछ चीजें और भी बताने वाला हूं। राज्य में नीति निर्देशक तत्व संविधान के किन धाराओं में दिए गए हैं, और इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, 36 से लेकर के 36-51, ये वाला 36 से लेकर के 36-51 तक इसका क्या है, वर्णन इसके अंदर किया गया है। ये भाग कौन से में, भाग 4 के अंदर, भाग 4 के अंदर नीति निर्देशक तत्व है, और ये न्यायालय द्वारा क्या नहीं है, परिवर्तनीय नहीं है, और अभी भी इनको क्या किया जाए, इनको शामिल किया जाना बाकी है। 36 से लेकर के 51 जो भाग 4 के अंदर, इसका जो आंसर होने वाला है वो 36 से 51 है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायत राज की अवधारणा को क्या किया गया है, इसके अंदर शामिल किया गया, आंसर क्या हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तो आपने ये देखा कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है उन्हीं के अंदर पंचायती राज की अवधारणा को भी क्या किया गया, इसके अंदर शामिल किया गया है, भाग 4 के अंदर है। और अनुच्छेद हम आपको ऑलरेडी पहले से प्रश्न के माध्यम से पूछ ही चुके हैं, अनुच्छेद 36 से लेकर के और 51 तक। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य अंकित हैं, पहले कितने थे, पहले थे 10, पहले मात्र कितने थे, पहले 9 थे, उसके बाद में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10वां जोड़ा गया, ये 10वां जोड़ा गया, और उसके बाद में 86वें संविधान संशोधन
जो 2002 के अंदर हुआ उसके अंदर 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो मौलिक कर्तव्य वर्तमान में कितने हैं, जिनकी संख्या कितनी है, टोटल हो गई है 11। पहले कितने हुआ करते थे, पहले हुआ करते थे 9, उसके बाद बने हैं कितने, 10। ये कब हुए हैं, 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, ठीक है। और जब 11वां मौलिक कर्तव्य जब आता है तो ये कब, 86वें संविधान संशोधन जो 2002 में होता है, उसके अंदर 11वां इसके अंदर शामिल किया गया। तो वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्य हैं जिनकी संख्या कितनी है, अभी वर्तमान में 11 है। अब बात, एक सवाल आपसे यह से भी पूछा जा सकता है कि मौलिक कर्तव्यों के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया, और आंसर हो जाएगा इसका कौन सा, स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति, जिसका संबंध मौलिक कर्तव्यों से भी है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, किससे, नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि 36 से लेकर के भाग 4 में, भाग 4 के अंदर ये है। और अनुच्छेदों की संख्या की अगर बात करते हैं तो ये 36 से लेकर के और 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51। अब ये अनुच्छेद जो है उसके बारे में तो आपको बता दिया गया, लेकिन नीति निर्देशक तत्व लिए कहां कैसे गए हैं, तो ये लिए हमने कहां से, आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं, तो लिए गए हैं आयरलैंड से। और कौन से भाग के अंदर है, तो 36 से 51 अनुच्छेद है। और भाग कौन सा है, यह है भाग है 4। जानते हैं अगला प्रश्न, पुरुष और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले तो यही नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्वों के अंदर आता है। और जिनका उल्लेख मैं बार बार आपको बता रहा हूं, 36 से लेकर के 51, भाग 4। अब बात करते हैं कि भाग 39 के अंदर कौन सा है। तो भाग 39 का अनुच्छेद जो है, भाग 4 अनुच्छेद 39 घ के अंदर समान कार्यों के लिए समान वेतन का प्रावधान यहां पे रखा गया। अब बात करते हैं कि सामान्य तौर पे अगर देखा जाए तो अनुच्छेद कौन सा, 15 नंबर जो अनुच्छेद है, जिसके अंदर किसी भी प्रकार से जाति, लिंग, जिसमें पुरुष या स्त्री दोनों हो सकते हैं, और धर्म के आधार से किसी भी प्रकार का भेदभाव एक दूसरे व्यक्तियों से नहीं किया जा सकता, ऐसा भी संविधान के अंदर आर्टिकल 15 के अंदर लिखा गया है। लेकिन इसको अलग से नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से जो सामाजिक न्याय की अवधारणा को क्या करते हैं, सुसंगत करते हैं। तो सामाजिक न्याय व्यवस्था के अंदर अनुच्छेद 39 घ के अंदर इस प्रकार का उल्लेख किया गया, जिसके अंदर समान वेतन की बात कही गई है। चलिए जानते हैं अब करंट अफेयर्स का अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। हाल ही में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा ई समृद्धि प्रोक्योरमेंट खरीद पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसका संबंध किससे है। प्रोक्योरमेंट का हम साधारण भाषा में देखते हैं, प्रोक्योरमेंट का सीधा मतलब खरीद से होता है। और पारदर्शिता, खरीदे के अंदर पारदर्शिता को सुचारू रूप से बनाने के लिए अलग अलग प्रकार के आरटीपीपी एक्ट जो है वो सरकार के द्वारा लाए गए हैं, जिसमें आरटीपीपी है, जिसके अंदर अलग अलग स्टेट्स का हो सकता है, जैसे राजस्थान है, हरियाणा है, यूपी है, एमपी है। इस प्रकार के प्रोक्योरमेंट एक्ट्स लाए गए अलग अलग सरकारों के माध्यम से। ये तो बात होगी ये। अब बात करते हैं कि किस प्रोडक्ट के लिए इस प्रकार का ये पोर्टल लाया गया है, और इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, दलहन। दलहन के लिए इस प्रकार के प्रोक्योरमेंट पोर्टल को लॉन्च किया गया। उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि दलहन के अंदर लोगों को, या कह सकते हैं किसानों को उच्च लागत पे क्या बेच सकते हैं, वो फसल को बेच सकते हैं। एक बात तो ये होगी। और जो दलहन की जो फसलें हैं, दलहन की फसलों के बारे में लोगों को प्रोत्साहित करना, और इसी के उद्देश्य से इस प्रकार का ये एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। अब बात करते हैं कि दलहन के मामले के अंदर इस प्रकार की चीजें क्या होगी जिसकी वजह से वर्तमान में चर्चाओं में हमेशा बना रहता है। तो मैं आपको बताता चलूं, विश्व में नंबर वन किसमें है, एक तो है उत्पादन में,
सबसे ज्यादा अगर दलहन का उत्पादन अगर विश्व में कहीं पे भी करा जाता है तो कहां पे किया जाता है? वो किया जाता है भारत में। एक तो ये। दूसरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा अगर दलहन कहीं पे बोई जाती है तब भी आंसर कौन सा हो जाता है? भारत। फिर भी इतना सब होने के बाद भी सबसे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? आयात करते हैं कुछ ऐसी चीजों का जो दलहन के अंदर ही शामिल है, जिसके अंदर मसूर, अरहर, ये दो दालें ऐसे हैं जिनको अपन बाहर से हमेशा आयात करते हैं। आयात करने वाले या आयात के जो गंतव्य जो स्थान है वो कौन कौन से हैं? कनाडा, और दूसरा हो गया मोजाम्बिक, जहां से सबसे ज्यादा हम क्या करते हैं? दालों का आयात करते हैं। एक तुअर और है। ये जो दालें हैं इनका हम हमेशा विदेशी देशों से आयात करते हैं। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। दलहन की खरीद के लिए ई समृद्धि प्रोक्योरमेंट खरीद पोर्टल है। तुअर दाल जो अरहर के नाम से भी जानी जाती है, उत्पादक किसानों को पंजीकरण करता है, खरीद करता है और भुगतान के लिए नाफेड और एनसीसीएफ के द्वारा विकसित पोर्टल इसके अंदर शामिल इसमें किया गया। नाफेड का हम सब लोगों को पहले से विदित 2 अक्टूबर 1958 की स्थापना हो जाती है। उसके बाद में सहकारी क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा ऐसा एक विभाग है जहां पे कृषि प्रसंस्करण और साथ में दालों को क्या एक बड़े प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों को और या जो उत्पादन करता है उनको एक बड़ा उचित प्लेटफॉर्म यहाँ पे प्रदान करता है। उद्देश्य क्या? तुअर, अरहर और मसूर के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने की अभी मशक्कत करी जा रही है। दलहन की आयात निर्भरता को शून्य स्तर पर लेकर के जाकर के इसको क्या करना? कम करना है। दलहन उत्पादन में क्षेत्रफल और उत्पादन के दोनों के स्थान पे भारत का विश्व के अंदर प्रथम स्थान है, जबकि वर्ष 2022-23 के अंदर भारत में दलहन फसलों का उत्पादन हुआ है 278.10 लाख टन यहाँ पे उत्पादन इसका किया गया। लेकिन 2-3 ऐसे दलहन के अंदर प्रकार की जो किस्में हैं जिसके अंदर भारत जो है हमेशा आयात करता रहता है, जिसमें अरहर होगी, तुअर जिसको बोला जाता है, और मसूर की जो दालें हैं जो हम हमेशा कहां से? मोजाम्बिक और कनाडा से खरीदते रहते हैं। नाफेड की स्थापना 1958 के अंदर हो जाती है। बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के इसके तहत अभी वर्तमान में संचालित है। एनसीसीएफ की स्थापना अक्टूबर 1965 में हो जाती है। उसका भी सेम ही काम है। बहुराज्य सहकारिता समिति अधिनियम 2002 के अंतर्गत ये क्या करता है? काम करता है। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। हाल ही में किस देश ने नौसेना द्वारा मालवाहक जहाज एमवी लीला नॉरफॉक पर सवार 15 भारतीयों सहित सभी चालक दल को बचा लिया गया? एमवी लीला नॉरफॉक, इस पे लाइबेरिया देश का ध्वज था और यह जहाज भारत नहीं आ रहा था। यह जहाज भारत नहीं आ रहा था, किसी ब्राजील के किसी बंदरगाह से और किसी अरब कंट्री के अंदर वहां पे जा रहा था। बीच के अंदर हुती जो विद्रोही हैं, जिसका ऑलरेडी हम सेशंस के माध्यम से डिस्कस कर चुके हैं, उनके द्वारा इसको बंधक बना लिया गया। उसके प्रत्युत्तर के अंदर भारतीय नौसेना ने क्या करा, और उसी से संबंधित सवाल पूछा जा रहा है कि वर्तमान में किस देश की भारतीय सेना ने जो है इसको क्या किया? रेस्क्यू किया। इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? भारत होने वाला है। हम सब लोगों ने पहले देखा कि अरब सागर के अंदर, अरब सागर में भारत ने 5 ऐसे समुद्री जलपोत जिनको डेप्लॉय कर रखा था, और साथ में मरीन कमांडो को, और उसके अलावा P8 विमानों की चौकसी के माध्यम से इस हाईजेक जो मालवाहक जहाज था उसको समय से ही क्या कर लिया? हमने डिटेन कर लिया। और उसके बाद में जो मार्कोस नेवी के जो कमांडो थे उन्होंने जाकर के और चारों तरफ से उस जो बंधक जहाज था उसको क्या कर लिया? कोऑर्डिनेट करके, और वहां पे क्या कर लिया? उसको कब्जे से जो भारतीय चालक दल के सदस्य थे, जो 15 सदस्य था, उसको कोऑर्डिनेट किया और उसके बाद में उनको वहां से छुड़ा लिया। तो ये प्रसंग अभी वर्तमान में भारतीय नौसेना में मार्कोस नेवी के जो कमांडो हैं उनके द्वारा इस प्रकार की एक्टिविटीज को अंजाम दिया गया। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। भारतीय नेवी सशस्त्र बल मार्कोस के द्वारा सोमालिया तट पर हाईजेक जहाज एमवी लीला नॉरफॉक पर सवार 15 भारतीय समेत जो चालक दल के सभी सदस्य थे उनको बचा लिया गया। यह जहाज ब्राजील के पोर्ट डू एको से लेकर के बहरीन के खलीफा बिन सलमान पोर्ट पे जा रहा था। इसमें भारत का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन भारत ने जिस प्रकार अरब सागर के अंदर अपनी मौजूदगी को दर्ज कराया उसके बाद में सारी चीजें घटित हुई। भारत द्वारा अरब सागर में तैनात गाइडेड मिसाइल यहाँ पे कौन से 5 प्रकार के ऐसे
विमान वाहक जलपोत हैं जो भारत के हैं, कौन कौन से? आईएनएस मार्मुगाव है, सूरत है, इम्फाल है, आईएनएस कोची है, कैलकटा है, चेन्नई है। इस प्रकार के सरीखे जो मालवाहक जो जहाज है उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमने डिप्लॉय अभी वर्तमान में कर रखे हैं। अब बात करते हैं मार्कोस के बारे में। जिस प्रकार एनएसजी कमांडो जो थल सेना के पास में होते हैं, इसी के अलावा गरुड़ कमांडो जो एयरफोर्स के पास में होते हैं, उसी के समानांतर मार्कोस जो कमांडो है वो नेवी के पास होते हैं। ये बड़ी बहु प्रशिक्षित होते हैं। वर्ष 1987 में एलिट कमांडो फोर्स के नाम से मार्कोस का गठन किया गया। कार्य काउंटर टेररिज्म, किसी जगह पर खास निरीक्षण, अनकन्वेंशनल वारफेयर जैसे केमिकल वॉर हो गया, बायोलॉजिकल वॉर हो गया, बंदूकों को छुड़ाना और जवानों को बचाना, इस तरह के खास ऑपरेशंस को पूरा करने के लिए मार्कोस कमांडो इस प्रकार की गतिविधियां करते रहते हैं। और इसी के संदर्भ के अंदर एक जो मालवाहक जहाज था जो भारत का नहीं था, लेकिन फिर भी भारत ने इस प्रकार का इस कार्य योजना को अंजाम दिया। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा 3 दिवसीय नो योर आर्मी अपनी आर्मी के बारे में जाने। वैसे आर्मी डे कब बनाया जाता है? 15 जनवरी को। आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। और अभी 76वां अभी आर्मी डे मनाया जाना है। और इसी के लिए नो योर आर्मी का एक बहुत बड़ा एक फेस्टिवल जिसका शुभारंभ किया गया। और ये कहां पे किया गया? ये किया गया लखनऊ में। हम सब लोगों को विदित कि लखनऊ के अंदर आर्मी की सेंट्रल कमांड है। कौन सी है? सेंट्रल। सेना की 7 कमांडें हैं जिसके अंदर लखनऊ के अंदर सेंट्रल कमांड है। तो वहां पे इस प्रकार का आयोजन किया गया नो योर आर्मी, जिसके अंदर लोगों को आर्मी के बारे में परिचित करवाना और लोग ज्यादा से ज्यादा आर्मी की तरफ भर्ती होकर के आए आगे और देश की सेवा करें। इसी उद्देश्य से नो योर आर्मी का यहाँ पे क्या किया गया? आयोजन किया गया। आंसर इसका क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, क्योंकि लखनऊ के अंदर सेंट्रल कमांड अभी वर्तमान में स्थित है। चलिए देख लेते इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। आयोजन लखनऊ में स्थित सेना के मध्य कमान जो सूर्य कमान के नाम से जानी जाती है, पहली बार दिल्ली के बाहर हुआ। इससे पहले सारे के सारे जो प्रोग्राम्स होते हैं नो योर आर्मी के, ये कहां पे होते हैं? हमारी जो राष्ट्रीय राजधानी है न्यू दिल्ली में होते हैं। उद्देश्य यह कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को नजदीक से भारतीय सेना को जानने और सेना के शौर्य और पराक्रम को नजदीक से पहचानने का अवसर मिले। और इसी के उद्देश्य से जो वहां के जो यूपी के जो मुख्यमंत्री जी हैं वो भी वहां पे बैठे हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं सेना की मध्य कमान जो 76वें सेना दिवस की परेड में मेजबानी करने के लिए जिसको चुना गया है। और सेना दिवस हम सब लोगों को पहले से विदित, ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। अब बात करते हैं कि सेना के अंदर महिलाओं की एंट्री ज्यादा से ज्यादा हो, इसकी कवायद 2019 से शुरू हो चुकी है। लेकिन अभी वर्तमान के अंदर पहला बालिका सैनिक स्कूल कहां पे खोला गया, ये वर्तमान में चर्चाओं में बना था। और ये कहां पे? ये भी यूपी में है। यूपी में कहां पे? यूपी में मथुरा। और मथुरा का एक स्थान जो भगवान कृष्ण की कह सकते हैं, जो नगरी भी कह सकते हैं, वृंदावन, जहां पे इन्होंने ज्यादा समय यहाँ पे गुजारा था बचपन काल का, वृंदावन में। तो वहां पे सैनिक स्कूल बालिकाओं के लिए अलग से खोला जाएगा, पृथक खोला जाएगा। ये भी वर्तमान में चर्चाओं में बना रहा था। तो इसका आंसर भी कौन सा है? वृंदावन में है। चलिए जानते हैं आज के सेशन का सेकंड लास्ट प्रश्न। हाल ही में दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं कि वर्ष 2023 के अंदर 4,68,000 वाहनों के टक्कर हुई। 4,68,000, जिसके अंदर 1,68,000 लोगों की एक साल के अंदर इन हादसों की वजह से मौत हो गई। बड़ा भयावह आंकड़ा है। और इसके अलावा एक चीज और कि हर दिन के अंदर 53 हादसे होते हैं। एक मिनट में, माफ कीजिएगा, एक मिनट में अंदर 53 हादसे होते हैं। उन 53 हादसों के अंदर 19 व्यक्तियों की मौत हो जाती है इस हादसों की वजह से। देश भर का यह आंकड़ा है। तो आपने इस प्रश्न के माध्यम से देखा कि देश के अंदर जिस प्रकार के वाहनों के जो एक्सीडेंट होते हैं, जिसमें भी सबसे ज्यादा 72% जो हादसे होते हैं, 72% हादसे ये होते हैं कौन सा? ओवर स्पीड की वजह से। ये ओवर स्पीड की वजह से होते हैं। और विश्व के अंदर ज्यादा हादसे तो नहीं होते यहाँ पे, अगर देखा जाए तो 10% से ज्यादा हादसे भारत के अंदर नहीं होते, मात्र 1% होते हैं। लेकिन मरने वालों की जो तादाद है वो विश्व के अंदर सबसे ज्यादा होती है। वो कहां पे होती है? भारत होती है।
भारत में होती है। अब देख लेते हैं दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने के लिए देश का पहला राज्य कौन सा बना है, तो इसका आंसर होने वाला है कौन सा, पंजाब। पंजाब ने इस प्रकार की एक टेक्निक लेके आई जिसकी वजह से हॉटस्पॉट जो मैप है, जिसके वहां पे जो कह सकते हैं एक्सीडेंटल जो प्रोन एरिया है, वहां पे लोगों को आगाह करने के लिए, उनको चेतावनी देने के लिए इस प्रकार का हॉटस्पॉट का भी किया गया। आप इस पर देख रहे हैं आप मोबाइल के माध्यम से, जहां पे आपको इस एरो के माध्यम से दिख रहा है कि क्या है, ये एक्सीडेंटल प्रोन एरिया है। अब बात करते हैं नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप पर ब्लैक स्पॉट के रूप में सभी 784 जो दुर्घटना स्थल जहां पे हो सकती है उनको क्या किया गया, उनको चिन्हित कर लिया गया है, मैपिंग कर ली गई है। नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप मैप माई इंडिया द्वारा विकसित है। उद्देश्य भारतीय सड़कों के लिए डिजाइन किए गए 100% स्वदेशी मैप के द्वारा इस प्रकार के हॉटस्पॉटों को क्या किया गया, रेक्टिफाई किया गया, उनको चिन्हित किया गया और उसके बाद में लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में अवेयरनेस भी प्रदान करना है। बात करते हैं पंजाब के बारे में, तो भगवंत मान वहां के मुख्यमंत्री हैं, जबकि राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित है। अगर सीटों के बारे में बात करें तो वहां पे स्थापना इसकी हो जाती है 1 नवंबर 1966, जब पंजाब व हरियाणा दोनों पृथक राज्य बन जाते हैं। पृथक राज्य, राजधानी हम सब लोगों को पहले से विदित, राजधानी चंडीगढ़। लोकसभा की सीटें 13 हैं, जबकि राज्यसभा की सीटें 7 हैं। विधानसभा की सीटों की अगर बात करें तो 117 सीटें वर्तमान में वहां पे हैं। अब बात करते हैं, जब बात अब सड़क दुर्घटनाओं से चली हुई है, तो मैं आपको बता दूं कि अभी यहां पे जो दिव्यांग है, दिव्यांगों के लिए किसी प्रकार का फास्ट टैग होता है। किसके लिए होता है? जब एनएचएआई के द्वारा लोगों से जो सड़क पे चलते हैं उनसे क्या वसूला जाता है, रोड टैक्स वसूला जाता है। तो दिव्यांगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करने वाला राज्य कौन सा बना है? ये भी बना है पंजाब। चलिए जानते हैं आज के सेशन का अंतिम प्रश्न, और अंतिम प्रश्न यह है कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस की कमान पहली बार एक महिला आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला को सौंपी गई है। जिस प्रकार दिनों दिन महिलाओं की भागीदारी, चाहे सेना की बात करें, चाहे पुलिस की बात करें, चाहे अन्य प्रकार की जो सेवाएं हैं, जो पहले महिलाओं के लिए लोग कहा करते थे कि वो क्या मुफीद नहीं है, लेकिन इन सारी अवधारणाओं को गलत सिद्ध करके और भारतीय जो महिलाएं वो हर एक जो क्षेत्र है वहां पे अपने परचम को लहरा रही हैं। अब मैं आपको बताता चलता हूं कि वर्तमान में एक आईपीएस अधिकारी है जो जिनका नाम रश्मि शुक्ला, इनको महानिदेशक डीजीपी बनाया है। डीजीपी बनाया है इनको, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। किस राज्य की? महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की ये पहली महिला एक आईपीएस अधिकारी है जिनको डीजीपी रैंक से इनको क्या कर दिया है, वहां पे अभी पद दिया गया है, और वो अभी वर्तमान में महाराष्ट्र पुलिस की सबसे सर्वोच्च पद पर आसीन होने वाली, या नंबर 1 जो पुलिस रैंकिंग है अभी वर्तमान में है, वो किन के पास में है? रश्मि शुक्ला के, और वही महाराष्ट्र पुलिस का क्या कर रही है, वर्तमान में नेतृत्व कर रही है। अब बात करते हैं कि अभी हाल ही के अंदर सीआईएसएफ की जो कमान है, सीआईएसएफ की कमान वर्तमान में आईपीएस अधिकारी जिनका नाम है नीना सिंह, और ये राजस्थान कैडर की हैं, इनको वर्तमान में सीआईएसएफ का महानिदेशक बनाया गया है। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। सशस्त्र सीमा बल, इससे पहले वो एसएसबी की क्या रही है, महानिदेशक रह चुकी है। कौन? रश्मि शुक्ला 1988 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं और महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी रही जिनका नाम है रश्मि शुक्ला। हाल ही में सीआईएसएफ के महानिदेशक पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी है जिनका नाम नीना सिंह है, और इनका जो कैडर था वो कौन सा था? राजस्थान था। अब बात करते हैं भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी जिनका नाम किरण बेदी, जिन्होंने इसकी शुरुआत करी। उसके बाद में लगातार आईपीएस कैडर की बात करें, चाहे आईएएस कैडर की बात करें, जहां पे महिलाओं की संख्या के अंदर लगातार क्या हो रही है? बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन अभी बात कर रहे हैं कि डीजीपी की, जिस प्रकार डीजीपी का नाम आया, तो मैं आपको एक चीज एक और बताता चलूं कि वर्तमान में 5 से लेकर के 7 जनवरी के मध्य डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस जो जयपुर में आयोजित हुई, अभी वर्तमान में इसको किया जा रहा है, और उद्देश्य ये की है कि भारत के अंदर चाहे बात के गृह की करें, चाहे एक्सटर्नल करें, चाहे इंटरनल करें, तो भारत की जो चुनौतियां हैं जिसके अंदर कौन कौन सी? नक्सलवाद है, वैश्विक चीजें हैं, और आतंकवाद है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो समाज और राष्ट्र के लिए घातक हैं, उनके लिए भी काम करने के लिए, और जेल के अंदर जो कैदी सुधार है, जेल में बंद कैदियों के लिए भी इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस की जा रही है जिसके उनके अधिकारों को और ज्यादा बेहतर बनाया जा सके। तो बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में। जय हिंद, जय भारत।